आज पढ़ेंगे मुग़ल काल। अब मुग़ल काल 1526 से लेकर के 1827 तक पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोदी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाना का मुँह अमीरों और सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो किसका? बुलंद दरवाज़ा को। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है। तो ये आईने ए अकबरी जो है किसने लिखा था? तो किसका कृति है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 ईस्वी को। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ? तो ये आपका हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। वो किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा ये धर्म शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो अहमदनगर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी। कौन? चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा। बरार जो है उसको कहाँ किसको सौंपा? तो अकबर को सौंपा। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बीजापुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने किया। किसने किया? अकबर ने किया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में थे। मुग़ल काल का राजधानी कौन थी? तो मुग़ल काल का राजभाषा क्या था? तो मुग़ल काल की राजभाषा क्या था? तो फारसी था। मुग़ल काल का जो राजभाषा था क्या था? तो फारसी था। 13 नंबर। तो मुग़ल काल का राजभाषा कौन सा था? फारसी था। सती प्रथा का भर्त्सना सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था? तो अकबर था। कौन था? अकबर।
किस युद्ध में भारत और मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? मुगल राज की नींव पड़ी थी। तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो उसी में। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा? तो मुगल चित्रकारी जो है किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर था, मतलब सबसे चरमोत्कर्ष पर था? तो नाम है उसका जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में प्रकाष्ठा पर था चित्रकारी, जो मुगल चित्रकारी था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो किसने अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने? अबुल फजल। फिर है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया है? तो वो कौन सा मुगल शासक था? बाबर। कौन था? बाबर। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी, मतलब जो डायरी इसको हम कहते हैं, डायरी में दिया है? तो बाबर। वनस्पति से रिलेटेड है, प्राणी जगत से रिलेटेड है, बाबर। शेरशाह का महानता का घोतक क्या था? मतलब शेरशाह जो है क्यों महान कहलाए? तो उनका प्रशासनिक सुधार था, प्रशासनिक सुधार अच्छा था, वो उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार हुआ था, इसके लिए। शेरशाह की महानता का घोतक क्या था? तो प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा है, जो कि अकबर के साथ महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था महाभारत को। अब वो किस नाम से ये था प्रसिद्ध था, मतलब किस नाम से जाना जाता था? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह थे, जो कि मुगल सम्राट, मतलब सैयद भाइयों को गिराया था, सैयद भाइयों को गिराया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था। फिर बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल था, जो कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, यानी कि पूजा गृह जो है का क्या नाम था? तो इबादत खाना। क्या है? इबादत खाना। क्वेश्चन क्या है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जो है या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, जो कि तानसेन क्या थे? किसके दरबार में थे? तो शाहजहाँ के दरबार में नहीं, अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में थे। तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। तो ऊपर भी पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े थे, वही सेम थोड़ा बढ़ा करके दिया है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन थे और बैजू बावरा, यानी कि एक का नाम बढ़ा दिया, वहाँ पर केवल तानसेन दिया था, तानसेन, और यहाँ पे बैजू बावरा दिया है।
तो ये बैजू बावरा का भी नाम आ गया। तो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, बहुत फेमस थे? तो अकबर के शासनकाल में। ये हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में से संबंधित हैं? तो अकबर के। किसके? अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के। हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक मिनट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिसको हम धर्म युद्ध कहते हैं, जिहाद का नारा तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी, जिसे हम धर्म योद्धा कहते हैं, की उपाधि धारण किया था? तो ये बाबर का बात है। तो ये बाबर जो है जिहाद और गाजी की उपाधि धारण किया था। तो खानवा का युद्ध जब हुआ था तो खानवा के युद्ध में ये उपाधि धारण किया था। कौन? बाबर। मुबियान नामक पथ शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो ये तुजुक ए बाबरी ये आपका तुर्की भाषा में था। तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में था? तुर्की भाषा में था। मुबियान नामक पथ शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगन्ना। कहाँ? फरगन्ना का। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगन्ना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा। मेवाड़ का शासक राणा सांगा जो था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा रहा था? मतलब सबसे दृढ़ीकरण का मतलब मजबूत करने की दृष्टि से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा रहा था? तो वो रहा था खानवा का युद्ध ही रहा था, क्योंकि 1527 में होता है। 1527 में होता है। तो खानवा का युद्ध सबसे मुगल साम्राज्य को दृढ़ीकरण मतलब मजबूत करने का मतलब मजबूत हुआ था, उसी दृष्टिकोण सबसे निर्णायक युद्ध था। फिर आता है नीचे कि पानीपत मतलब बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, जैसे जो भी बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है और उसका शासक कौन था? मतलब बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध था, खानवा का युद्ध था और चंदेरी का युद्ध, घाघराच का युद्ध। तो बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो किसके विरुद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में मैदनी राय के द्वारा, मैदनी राय के साथ में हुआ था। और घाघराच का युद्ध जो हुआ था 1529 ईस्वी में, वो अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी लड़ा था बाबर के साथ में। तो ये सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित
स्थानांतरित किया था? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से कहाँ किया था? तो दिल्ली किया था। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया है शाहजहां। कौन है? शाहजहां। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां। शाहजहां, ठीक है। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? तो नहीं की थी का मतलब हो गया कि कन्नौज पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था। कन्नौज किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? तो कन्नौज पे। फिर है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा को शुरुआत किया था? तो वो था बाबर। बाबर जो था वो ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था, तो वो बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो अकबरनामा दिया है, हुमायूंनामा दिया है, पद शाहनामा दिया है, तुजुक ए बाबरी दिया है। तो ये तुजुक ए बाबरी जो कि बाबरनामा है, बाबरनामा है, यानी कि तुजुक ए बाबरी बोले या बाबरनामा बोले, ये क्या है? आत्मकथा है जो कि बाबर के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि उसका ही कृति है तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा कहते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं का मतलब हो गया कि तुजुक ए बाबरी बाबर तो है, हुमायूंनामा हुमायूं है, तुजुक ए जहांगीरी, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह। तो हुमायूंनामा हुमायूं का नहीं है। हुमायूंनामा अच्छा तुजुक ए बाबरी बाबर का है। तो गुलबदन बेगम, अभी ऑलरेडी ऊपर हम पढ़े थे कि हुमायूंनामा किसका है? तो गुलबदन बेगम का है। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूंनामा जो है किसका है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है। और तुजुक ए बाबरी बाबर का ऑलरेडी इसके ऊपर पढ़े। तुजुक ए जहांगीर का है। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह का है। तो ये सब हो गया। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि जो है किसका था? महेश दास। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी राजा बीरबल की। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। अब बोल रहा है कि जैसे औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। अब क्यों नहीं करवाया? तो क्यों नहीं करवाने का मतलब हुआ कि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। 41 नंबर हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन से है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कितने बार? 2 बार। 1 मिनट। तो औरंगजेब किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का।
जिसमें से पहला राज्याभिषेक अगर याद करना रहे तो 31 जुलाई 1658 को हुआ था। 31 जुलाई 1658 को हुआ था पहला बार राज्याभिषेक। जब सेकेंड टाइम हुआ था और अंतिम जिसको हम कह सकते हैं सेकेंड टाइम और अंतिम राज्याभिषेक जो हुआ था वही 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। ठीक, कब हुआ था? तो ये हुआ था। तो याद रखना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। किसका? तो औरंगजेब का हुआ है। पहला हुआ है 1658 में। डेट अगर क्या याद रखेंगे तो 31 जुलाई 1658 में। अगर सेकेंड टाइम की बात रहे, अंतिम बार की बात रहे, तो 15 जून और 1659 को, 15 जून 1659 को हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क किसको किसको जोड़ती है? तो ग्रांड ट्रंक सड़क जो है ये जोड़ती है दिल्ली से व चेन्नई को, दिल्ली व चेन्नई को। ग्रांड सड़क जो रोड है, ग्रांड ट्रक जो है, सॉरी गलती, ग्रांड ट्रक जो है सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को, कोलकाता व अमृतसर को। ग्रांड ट्रक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत का पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। ये हो गया। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर और किसका? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था, कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो है समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। कौन है? सिसोदिया वंश। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो था सिसोदिया वंश था। कौन था? सिसोदिया वंश था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब को। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम याद रखना है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को कहा गया है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो वो मोहम्मद हुसैन को सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो वो था पंजाब। भारत ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर, तो पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है? 1576 में। 1576 में। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी जो रहा अकबर के दरबार में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा फैजी।
अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मालिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी, जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह किसके समय में? तो शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने किया था? सबसे पहले याद रखना है कि चौसा की लड़ाई कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि चौसा की लड़ाई जो 1539 ईस्वी में हुआ था, जो हुआ था 39 में, वो हुमायूं को पराजित कर दिया था। हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने पराजित किया था 1539 में। शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ था? तो हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया है? किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो 2 बार शासन कौन किया है? तो हुमायूं ही आएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी जब हराया था उसके पहले, और उसके बाद 1545 में के आसपास में हुआ था। तो याद रखेंगे कि किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा जो है स्थित है तो औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ है? औरंगाबाद में है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो जहांगीर। देखो, फतेहपुर सीकरी जो था लाल पत्थर से निर्मित था, वो क्या था? वो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा था, जिसको संगमरमर का करवाया था वो किसने? तो जहांगीर ने करवाया था। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा शव को काबुल में ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो वो क्या था? बाबर जो शासक था, बाबर के जब उसका मृत्यु हुआ तो पहले उसे आगरा में दफनाया गया, और आगरा में दफनाने के बाद उसकी एक अफ़गान विधवा थी जो कि शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया। किस मुग़ल शासक की उपवनों बोले या तो उद्यान बोले, तो किस मुग़ल शासक को उपवनों व उद्यान में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया है? तो वो किसे कहा गया है? किस मुग़ल शासक को कहा गया है? तो ये बाबर को ही कहा गया है। क्या कहा गया है? तो उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है। किसे? बाबर को। कौन सा पहला मुग़ल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? कौन सा पहला मुग़ल शासक जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया है? तो बाबर ही है, जो कि क्या किया था? पहला मुग़ल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था। एक युद्ध होता है जिसका नाम है बिलग्राम का युद्ध।
तो पूछेगा कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता का स्थापना की। तो अफ़गान सत्ता की स्थापना किया, कौन सा युद्ध हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था। चूँकि हम ऑलरेडी इधर हम देखे थे कि बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था तो किस युद्ध के बाद तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना किया था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था, जो हुआ था हुमायूं और अफ़गान शासक शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो शेर शाह ने दिल्ली में किसको सत्ता पर स्थापना कर दिया था? तो अफ़गान को। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो अकबर के समकालीन कौन था? ये रानी दुर्गावती थी। क्या थी वो? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? तो रानी दुर्गावती थी। कौन? दुर्गावती थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो वो आगरा में बनवाई थी। मोती मस्जिद अगर पूछेगा तो कहाँ बनवाया गया था? तो आगरा में। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया था? तो मुग़ल शासक एक था जिसने पुनः जजिया कर को लगाने का काम करता है, तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब। 1 मिनट। तो क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था कि इसके पहले तो था कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? तो कौन थी यथार्थ मतलब तो रानी दुर्गावती हो गई। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो ये आपका आगरा में। किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो पुनः लगाया औरंगजेब ने। लेकिन बोलेगा कि किस मुग़ल बादशाह या किस मुग़ल शासक के द्वारा ये जजिया कर को हटाया गया था? तो अकबर के द्वारा हटाया गया था। और उसके पहले जो लगाया गया था वो कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। अकबर ने हटाया और फिर पुनः किसने लगाया? तो औरंगजेब ने पुनः लगाया। ठीक। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नाम है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार जो था, अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो क्या था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर। पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को क्या किया था? हस्तांतरित किया था। किस वर्ष बैसाखी के दिन जो था 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो 1699 ईस्वी। किस वर्ष? तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी।
निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बन करके रहा था? तो वो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो वो मुगल बादशाह था। वो पहले तो अंग्रेज़ के कैदी में रहा, बाद में वो जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला रहा? तो औरंगजेब। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य जो था वो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो तमिल तक यानी कि साउथ तक लगभग मुगल साम्राज्य मतलब जो था, तो औरंगजेब के शासनकाल में वो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था मुगल साम्राज्य। कौन? मुगल साम्राज्य। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी। किसने किया था? हुमायूं ने किए थे। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी। लेकिन कब किया था? तो ये बात जो है 1555 में मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना होता है, जो कि हुमायूं के द्वारा ये किया जाता है। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं के द्वारा किया जाता है, जो कि 1555-56 में होता है। मुगल सत्ता के पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप होता है? तो ये जो युद्ध होता है, सरहिंद का एक युद्ध होता है। 1555-56 में सरहिंद का युद्ध होता है। वो सरहिंद का युद्ध में मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना होता है। तो याद रखेंगे सरहिंद का युद्ध कब होता है? तो 1555-56 में होता है, जो कि इसी युद्ध में हुमायूं के द्वारा क्या होता है? मुगल साम्राज्य का पुनर्स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हो जाती है? तो हुमायूं का मृत्यु कैसे होता है? वो जो कि मुगल बादशाह थे, वो दिन पनाह पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियां से गिरने के कारण वो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा, वह अपने जीवन पर ठोकरें खाता रहा और ठोकरों खा कर जीवन का उसका अंत हो गया? तो हुमायूं के बारे में लिखता है। तो किस मुगल बादशाह के बारे में लिखता है कि बादशाह के बारे में दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल लिखता है। कौन लिखते हैं? लेनपुल लिखते हैं। कौन लिखते हैं? लेनपुल। हुमायूं के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो जाती है। दो क्वेश्चन यहाँ पे छोटा हुआ है बाय मिस्टेक, उसको हम पढ़ देते हैं। 1 मिनट। छिहत्तर और 77। तो 76 नंबर क्वेश्चन है कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुगल प्रशासन में जो है मुहतसीब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतसीब जो था क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। और 77 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो क्या करता है? वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है।
मुगल प्रशासन में था ये 77 नंबर क्वेश्चन। तो 76 और 77 नंबर क्वेश्चन बाय मिसिंग था। तो 76 नंबर क्वेश्चन था कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो वो था लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। और 77 नंबर क्वेश्चन मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को ये था। अब 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन कि दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्बूस समद। दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्बूस समद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? तो शेरशाह सूरी जो था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान? तो वो सुल्तान थे शेरशाह सूरी, जिसने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो कौन था? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय। किस मुगल बादशाह? तो कौन सा मुगल बादशाह था? तो वो शाह आलम द्वितीय था, जो कि शाह आलम द्वितीय को जो है वजीर गाजी उद्दीन ने क्या था? गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया शाह आलम द्वितीय को। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो मुबाइन। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो मुबाइन है। कौन है? मुबाइन है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है? औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दार उल इस्लाम है, दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला, अच्छा जिहाद हो गया, हाँ। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो दौरा का युद्ध हो गया, फिर आपका चौसा, उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद सरहिंद का युद्ध, जिसमें से आपका सरहिंद का युद्ध 1555-56 में, पंद्रह सौ 55-56 में होता है। सरहिंद का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, कन्नौज का 1540, इसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं।
और चौसा का युद्ध, इसका मतलब है कि दौरा का युद्ध जो होता है, दौरा है जिसको हम बोलते हैं, दौरा नहीं है, दौरा है। तो दौरा का युद्ध होता है 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में। उसके बाद होता है 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। और उसके बाद जो होता है सरहिंद का युद्ध होता है 1555-56 में। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो किस इतिहासकार ने कहा था? अच्छा रखेंगे ना। हाँ, तो एल श्रीवास्तव जो हैं वो क्या किए थे? निम्नलिखित में से वो किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो एल श्रीवास्तव ने कहा था। एल श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था ये यानी कि शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने। मयूर सिंहासन, इसको तख्त-ए-ताऊस कहा जाता है। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह की अगर बात करेंगे तो मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कितना से कितना है? 87, 88, 89, 90 यानी कि 3-4 क्वेश्चन इसमें भी छूटा हुआ है ना। तो देखिए 87 तक हुआ। 88 में है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था तो उसका युद्ध जो हुआ था इसमें बाबर की जीत हुआ था। तो बाबर का युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता था। सैनिक कुशलता जो था उसका स्किल जो था बहुत ज़्यादा था, उसके कारण बाबर की जीत हुई थी। एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि जाबती प्रणाली क्या है? जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? जाबती प्रणाली जो है किसकी उपज थी? तो शेरशाह की उपज थी। किसका? शेरशाह का उपज थे। जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो है आपका राज्य कानून से है। राज्य कानून से है। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज्य कानून से है। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या थी? तो कंधार। क्या था? कंधार। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। क्या था? कंधार। अब है 92 क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो बी यानी कि औरंगजेब। क्या? औरंगजेब। जिंदा पीर बोले औरंगजेब। जिंदा जेब यानी कि किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था।
अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। क्या है? पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल जो है अकबर द्वारा बनाई गई है, उसकी इमारत का नक्शा जो है एक बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था, क्या था? तो अकबर शाह सेकेंड। अकबर शाह सेकेंड था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसने पिता का नाम क्या था? अच्छा, पहले तो ये याद रखना है कि मुगल काल का अंतिम बादशाह कौन हुआ था? तो बहादुर शाह जफर हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह सेकेंड था। अकबर शाह सेकेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए वह था, तो वो कछवाहों से था। क्या था? कछवाहों से था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है राजपूतों के जिस गृह से, यानी कि जहाँ जिस घर से स्थापित किए थे, वो उसका संबंध कहाँ से है? तो कछवाहों से है। कहाँ से? तो कछवाहों से है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, विजित किया का मतलब हो गया किया था, वे थे कहाँ? तो औरंगजेब, पहले तो वो ये हो गया कि औरंगजेब द्वारा दक्षिण में, कहाँ? दक्षिण में। तो दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, मतलब जीता था, वो थे, कौन था? तो बीजापुर और गोलकुंडा था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर है। कौन है? जहांगीर। निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो आत्मकथा लिखने फारसी में लिखे जहांगीर का नाम आता है। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया था। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया था, तो पारसियों से लिया था। मुगलों ने एक त्यौहार लिया था किसी से, वो किससे लिया था? तो पारसियों से लिया था। वो त्यौहार का नाम क्या है? तो नवरोज है। नवरोज जिसको हम कह सकते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो 100 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका हो जाएगा रबिया उद्दौरानी की मकबरा, जिसको हम बीबी का मकबरा कहते हैं, वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद्दौरानी का मकबरा, जिसको हम बीबी का मकबरा कहते हैं, वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो देखिए, 21 बादशाह के अंतर्गत किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू था? तो जहाँ औरंगजेब जो बादशाह था उसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा था। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल को। किस इतिहासकार ने कहा? तो अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल ने क्या कहा कि अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा। दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा। लास्ट क्वेश्चन है कि अनवार ए सुहैली, रहने देते 102 तक ही रहने देते। इसमें नेक्स्ट वीडियो में 103 नंबर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा।